Dictatorship naturally arises out of democracy and the most aggravated form of tyranny and slavery out of the most extreme liberty. दोस्तों, यह विचार उस महान दार्शनिक प्लेटो के हैं जिनको पश्चिमी जगत का सबसे प्रभावशाली दार्शनिक कहा जाता है। तानाशाही स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से उत्पन्न होती है और अत्यधिक स्वतंत्रता अंततः अत्यंत भीषण तानाशाही और दासता को जन्म देती है। प्लेटो ने यह विचार अपने मशहूर पुस्तक द रिपब्लिक में रखे हैं। प्लेटो का तर्क था कि यदि लोकतंत्र में स्वतंत्रता पर कोई संतुलन या अनुशासन न रहे तो अराजकता फैलने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में लोग व्यवस्था बहाल करने के लिए किसी शक्तिशाली नेता की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो धीरे धीरे तानाशाह बन सकता है। इसलिए उन्होंने चेताया कि अत्यधिक और अनियंत्रित स्वतंत्रता कभी कभी अपनी ही विपरीत स्थिति तानाशाही को जन्म दे सकती है। वर्तमान में बहुत से राष्ट्रों में लोकतंत्र है, वहाँ पर चुनाव होते हैं, वहाँ समाचार माध्यम है, न्याय व्यवस्था, कानून, विपक्ष विरोधी गुट, सब कुछ मौजूद है। सब लोकतंत्र का ही हिस्सा होता है। सत्ता का पहिया लोकतंत्र से ना घसीटे, इसलिए उपरोक्त उल्लेखित योजनाओं का अस्तित्व होना जरूरी होता है। किंतु त्रासदी यह है कि कुछ ऐसे सत्ताधारी हैं जो कि इन उपरोक्त उल्लेखित योजनाओं को कुचल डालते हैं और अराजकता फैलाते हैं। उनमें से कुछ हुक्म करने वाले हुक्मशाह या तानाशाह बन बैठे हैं, कुछ छुपे रुस्तम है जो कि तानाशाह बनने के कगार पर है। ऐसे तानाशाह क्यों और कैसे पैदा होते हैं, यही चर्चा इस किताब में की गई है। दोस्तों, दिसंबर 1999 का एक दिन स्विट्जरलैंड के दावोस अर्थ परिषद दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के सामने एक सवाल उछाला गया, कौन है यह पुतिन? और तब उस कमरे में मौजूद किसी भी शख्स के पास इसका जवाब नहीं था। और फिर शुरू हुआ खौफनाक खेलों का सिलसिला, जहाँ जहर या विष की एक बूंद से रातों रात इंसान का वजूद ही मिटाया जाने लगा। पूरे सियासत के पन्ने जो यह सवाल उठाते हैं कि आखिर एक मुल्क की पूरी जनता सब कुछ जानते हुए भी एक शख्स के सामने इतने खामोश क्यों रही? क्या यह सिर्फ डर था या सदियों पुरानी गुलामी की आदत? दिसंबर 1999 रूस की सत्ता पर एक ऐसा साया मंडराने लगा था जिसके बारे में दुनिया तो दूर, खुद रूस के लोग भी पूरी खबर नहीं थी, जिसके जन्म की तारीख पर धुन थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी जेम्स बॉन्ड या मिशन इम्पॉसिबल का किरदार नहीं है, वो तो असल जिंदगी का शिकारी है। केजीबी की काली गलियों से निकलकर क्रेमलिन के तख्तो-ताज तक पहुंचने वाले व्लादिमीर पुतिन की यह कहानी है। पुतिन ने 1970 से 1990 तक केजीबी और 1990 से 1999 तक एफएसबी में अधिकारी के रूप में काम किया था। केजीबी एक रशिया की गुप्तचर संस्था है जिसका फुल फॉर्म है कोमिटेट गोसुदार्स्त्वेनोय बेज़ोपासनोस्ती। यदि इसका अनुवाद इंग्लिश में किया जाए तो कमिटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी होता है। केजीबी की स्थापना 1954 में हुई थी। पुतिन 31 दिसंबर 1999 को रूस के हंगामी यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2000 से 2008 तक राष्ट्रपति और 2008 से 2012 तक फिर प्रधानमंत्री और 2012 से अब तक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पद पर बने हुए हैं। अनंत सत्ता पाने के लिए उन्होंने रूस के संविधान में संशोधन भी करवाया। दोस्तों, जाहिर है कोई आज तक अनंत काल तक टिक नहीं सकता, क्योंकि एक नियम ही ऐसा है, नथिंग इज परमानेंट। साल 1921 में संविधान में संशोधन करके उन्होंने खुद के लिए 2037 तक सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ कर लिया। साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने यूनाइटेड रूस पार्टी की स्थापना की, जो तब से लगातार सत्ता में है। पुतिन का वो रहस्यमय जीवन और आख्यायियों के चर्चे भी सियासत में रुचि रखने वालों की जुबान पर चलते रहते हैं। पुतिन के जन्म को लेकर भी एक बड़ा विवाद है।
पुतिन के जन्म की तारीख 7 अक्टूबर 1952 और उनके माता पिता को लेकर कई विरोधाभासी और संदिग्ध कहानियाँ मौजूद है। उनके बचपन और स्कूली जीवन के बारे में पुतिन के दावों के अलावा कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पुतिन के छवियों का निर्माण के किस्से भी बहुत दिलचस्प है। उनके पिता के NKVD में साहसिक कारनामे और पुतिन के बचपन के मारधार वाले किस्से जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के तर्ज पर गढ़े गए प्रतीत होते हैं, जिन्हें बाद में जांचने पर असत्य पाया गया। आजकल दुनिया भर के जो तानाशाह बनने के कगार पर है, उनके संचार माध्यम या उनके समर्थक भी कुछ ऐसे ही पैतरे अपनाते हैं, जिससे भोली भाली जनता उस व्यक्ति या तानाशाह के व्यक्तित्व से प्रभावित हो उठे। पुतिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी काफ़ी लंबे समय से लगते आ रहे हैं। 1990 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग में उपमहापौर रहते हुए पुतिन पर मांस आयात घोटाले, कैसीनो व्यवसाय और भारी हेराफेरी के जरिए अकुत बेनामी संपत्ति जुटाने के गंभीर आरोप हैं। तानाशाही किसी भी देश में हो, उसके लिए उसके विरोधियों को अलग अलग तरीक़ों से एक तो मरवाया जाता है, दूसरा तो कुचला जाता है। यही पुतिन के दौर में भी होता आ रहा है। पत्रकार नतालिया जोरोवक्यान और विपक्षी नेता एलेस्की नावल्नी जैसे लोगों ने जब भी उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की, उन्हें या तो धमकियाँ मिली या जेल भेजा गया या उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। रूस में विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए पोलिनियम 210 या नोविचोक जैसे खतरनाक रासायनिक जहरों और प्रशिक्षित हथियारों के एक गुप्त प्रणाली का इस्तेमाल करने के प्रमाण मिलते हैं। तानाशाही जब चरम पर होती है तो तानाशाही के विरोधियों को दबाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में हिंसा और क्रूर नीतियों का सहारा लिया जाता है। चेचन्या में सैन्य कार्रवाई, मॉस्को थिएटर की घटना और बेस्लान स्कूल की त्रासदी में सैकड़ों बेकसूर नागरिकों और बच्चों की मौत हुई, जिससे पुतिन ने राष्ट्रहित में आवश्यक बताया। साल 2000 में हुई कुर्स्क पनडुब्बी दुर्घटना में 115 से अधिक नाविकों की तड़प कर मौत हो गई, लेकिन पुतिन ने अपनी छुट्टियां खत्म ही नहीं की और विदेशी मदद भी ठुकरा दी, जिससे उनकी संवेदनहीन कार्यशैली उजागर होती है। स्टालिन या माओ की तरह पुतिन के पास कोई स्पष्ट कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का गतवैभव और रूसी अस्मिता को वापस लाना है। दोस्तों, यह दोष केवल एक व्यक्ति की विकृत मानसिकता का नहीं है, बल्कि सदियों की तानाशाही और स्टालिनशाही के इतिहास के कारण सहने की आदत डाल चुके रशियन समाज का भी है, जो ऐसे शासकों को सहन करता और उन्हें सिर आंखों पर बिठाता है। दोस्तों, अगले अध्याय में हम आपको इसी किताब में उल्लेखित 4 ऐसे तानाशाह का परिचय देंगे जिन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार की और उन्हीं के देश के आम जनता को संकट के मुंह में ढकेल दिया।